Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic differential equation part 2. differential equation part फर्स्ट में हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन डिस्कस किए थे, सेकेंड पॉइंट में हम लोग ऑर्डर और डिग्री की बातें किए थे, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए थे कि उसके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किए थे कि व्हाट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसमें कुछ एग्जांपल्स भी देखे और हम बताए कि कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो तो उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इस सारी चीज़ें हम लोग पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए थे। आज का जो वीडियो है बहुत ही खूबसूरत सा है। इसमें उसके बाद का पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, की डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, किसको हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, किसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। जब इसको हम लोग जान लेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जनरल यहाँ पे शुरुआत जो भी करेंगे क्या है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग समझें कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लिख दिए हैं, टाइम बचाने के लिए सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग को स्टडी करना है। बट इसको जानने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पे अगर हम कह दें कि सोल्यूशन के बारे में सभी लोग जानते हैं, कहाँ पे कोई भी अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, जैसे मान लें अगर सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर बात करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू 0, x इक्वल टू मान लें कि एक रियल नंबर है x इक्वल टू अल्फ़ा। सपोज कर लें कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की वैल्यू हम एक रियल नंबर अल्फ़ा मान लिए। हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू अल्फ़ा इसके सोल्यूशन कहलाएंगे। इसका क्या मतलब है, सोल्यूशन कब कहलाएगा कि जब x इक्वल टू अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई मीन्स अगर x के जगह पे अल्फ़ा रखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाए। तो इस केस में x इक्वल टू अल्फ़ा इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे बोलते हैं। तो जो टर्म यहाँ पे जो सोल्यूशन जो टर्म आया है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन से सभी लोग परिचित हो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े हो, फिर वहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पढ़े हो कि लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन की बातें आ जाती हैं। तो सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम वेरिएबल x की बात करें तो x की एक ऐसी वैल्यू हम लें, एक ऐसा रियल नंबर कंसीडर करें जो इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू अल्फ़ा इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो जरा इसको समझा जाए कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको भी हम लोग समझा देते हैं। देखें बहुत ही खूबसूरत सा डेफिनीशन है, इसको पहले हम डेफिनीशन पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, The solution of the differential equation is a relation between the variables involved which satisfy the differential equation। बात तो वही आ गया, कह रहा कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, तो एक वेरिएबल्स में एक ऐसा रिलेशन हमको मिले कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो वह रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बात तो वही आ गया। अरे वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया था, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया। तो समझें कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो तो एक हम वेरिएबल्स में एक ऐसा रिलेशन हम बनाएं जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो वो जो रिलेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखे हैं कि y इक्वल टू ई पावर x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे कह दें कि कोई पूछे कि कैसे, वो तो भाई अभी बताया ना कि x इक्वल टू अल्फ़ा अगर उसको सेटिस्फाई करता हो तो सोल्यूशन कहलाएगा।
तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा गया कि y इक्वल टू ई पावर एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। देखें पहले इस बात को हम लोग समझेंगे कि y इक्वल टू ई पावर एक्स इसका सोल्यूशन है कि नहीं, सेटिस्फाई करना चाहिए है कि नहीं, क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई यहाँ पे करना चाहिए। तो देखें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो क्या लिखा गया है, y इक्वल टू ई पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, या ई पावर एक्स के जब पे हम क्या लिख सकते हैं y। तो यहाँ पे क्या देखें कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई मिला, कितना मिला यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई मिला। सेम चीज़ मिल गया कि नहीं। इसका मतलब कि यह जो रिलेशन दिया गया y इक्वल टू ई पावर एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि y इक्वल टू ई पावर एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन देख लिया जाए। इसमें तो यही पढ़ना ही है, ये जनरल सोल्यूशन है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर, जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म नहीं होगा हम लोग जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन में ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें जनरल सोल्यूशन। एक्चुअल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन हो, दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक को जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। देखिए जो एक बार और सुन लें, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो दो होता है, क्या होता है, एक को जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। अब देखें रही बात कि किसको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, तो समझेंगे यहाँ पे जनरल सोल्यूशन होता क्या है कि देखें यहाँ पे कि द सोल्यूशन विच कंटेन्स as many as arbitrary constant as the order of the differential equation is called general solution। इसका मतलब क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम बताने चल रहे हैं कि देखें जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले लें, यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले लें, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है उसको हम नोट कर लें। मान लें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले लें, उसका ऑर्डर कितना है नोट कर लें। इसके बाद एक ऐसा रिलेशन देखें, एक ऐसा रिलेशन देखें वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट में, एक वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट में कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट किसके हो जाए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल हो जाए। ध्यान देंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस केस में वह जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। देख लेंगे, वही बात है यहाँ पे लिखा गया है कि द सोल्यूशन विच कंटेन्स as many as arbitrary constant as the order of the differential equation is called general solution। इसका मतलब है कि यह जो arbitrary constant है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उसके सोल्यूशन में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से भी देख लें, यहाँ पर लिखे हैं कि y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ पे देखें ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितने हैं, दो हैं, ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो देखें तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा, टू रहा, टू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सेकेंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यह रिलेशन y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स लिखा गया है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वल टू क्या है, देखें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू किसके इक्वल है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। देखें यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसके ऑर्डर भी क्या है, दो ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो रिलेशन लिखा गया है, यह जो रिलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गया होगा। देखें यहाँ पे अब ये नहीं कि हम यहाँ पे कुछ दूसरे दो आर्बिट्री कांस्टेंट का लेकर एक और रिलेशन बना, ध्यान देंगे जनरल सोल्यूशन तो कहेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेटिस्फाई का टर्म हम हटा देंगे, भाई सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में सेटिस्फाई करे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बस यहाँ पे देखना कि जनरल सोल्यूशन मीन्स कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। ये बात समझ में
आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखें पर्टिकुलर सोल्यूशन की बातें करें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। ये देख रहे हैं ना जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर हम पर्टिकुलर कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू रख देते हैं, तो जो सोल्यूशन मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है द ऑब्टेन फ्रॉम, देखें यहाँ पे क्या लिखा गया, द ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ टू द आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, यही ना लिखा गया है। तो यहाँ पे देखें ये बहुत ही यहाँ पे द ऑब्टेन, यहाँ पे ऑब्टेन द सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए, ऑब्टेन सोल्यूशन, यहाँ पे द सोल्यूशन ऑब्टेन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सोल्यूशन छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा गया है, सोल्यूशन, सॉरी सोल्यूशन छूट गया था कि द सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। जो हम अभी भी बताए हैं कि जनरल सोल्यूशन से ही हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, कब, जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं तो जो रिलेशन मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे मान लें कि जो इनिशियल कंडीशन दिया रहता है, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करना होता है तो अपने मन से नहीं कुछ भी रख देते हैं, कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहता है, उस इनिशियल कंडीशन से हम ए और बी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मान लें कि आफ्टर कैलकुलेशन अगर ए की वैल्यू मान लो 2 मिल गया, बी की वैल्यू 3 मिल गया, तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा, 2 cos x प्लस 3 cos 3 sin y मिला। तो ए और यहाँ पे देखें आर्बिट्री कांस्टेंट जो ए और बी था उसके जब एक पर्टिकुलर वैल्यूज दे दिए, तो यह जो सोल्यूशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किए। इसके दो पार्ट हम कहें, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन में खास बात क्या है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही नंबर का क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ये थर्ड ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे रहेगा तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसकी पहचान है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लें जैसे दे दिया जाए कि आर्बिट्री एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए और कह दे कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसका ऑर्डर कितना है। तो जितना ऑर्डर होगा उतने ही ऑर्डर का क्या होगा, उतने ही जो जितना ऑर्डर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट में जो रिलेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में 100% आया होगा। खैर हम लोग को तो जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन पे ही वर्क करना है। अभी हम लोग वर्क भी करेंगे, बताएंगे कि हाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। पहले जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग देखें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करना है वो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको समझ में तो 100% आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें, अब इसके बाद जो भी डिस्कशन करना है हम लोग को अब सीधे सीधे क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो डेफिनीशन थे, सारे डेफिनीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखें यहाँ पे समझेंगे क्या है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज समझेंगे, हुज जनरल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, ठीक है, इज गिवन। ये क्या है जरा देखा जाए, क्या देखें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन
इज गिवन। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। पहले तो बता दें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, सिर्फ दो तरीके के। एक तो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है, जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। इस जनरल सॉल्यूशन से हमको क्या बनाना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम होगा, समझेंगे, हम बता रहे यहाँ पे रहे हैं कि कितने टाइप के प्रॉब्लम को हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, मीन्स जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा तो जनरल सॉल्यूशन से क्या करना है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। ठीक है, जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन आता है, एक टाइप हम फर्स्ट की बात किए हैं, यहाँ पे देखेंगे समझेंगे, यहाँ पे टाइप फर्स्ट की बात किए हैं, और टाइप सेकेंड के क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा ये भी हम लोग देख लें। टाइप सेकेंड के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से, देखें डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको क्या निकालना होता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। तो यही दो टाइप के प्रॉब्लम हम लोग को डिस्कस करना है। पहला एक बार और सुन लें कि जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, और सेकेंड टाइप का जो प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब सभी लोग सोच रहे हैं कि अरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम ही नहीं है। तो जब जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा तो इस जनरल सॉल्यूशन से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन होना चाहिए। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आएगी तो इसमें क्या होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन हमको पता होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन हमको पता होना चाहिए, तब जाकर के हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक बार और हम बता देते हैं कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करेंगे तो हम लोग के दिमाग में दो टाइप के क्वेश्चन तुरंत बन जाते हैं। कौन कौन से, जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप फर्स्ट, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन। ठीक है, या जनरल सॉल्यूशन। ये दो ही टाइप के प्रॉब्लम हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड फ्रॉम जनरल इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा टॉपिक भी वही है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, मीन्स टाइप फर्स्ट का जो प्रॉब्लम है इसको हम ना तो टाइप फर्स्ट में डाल देते हैं। ये जो टाइप फर्स्ट में हम डाल देते हैं कि हमारा टाइप फर्स्ट क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, और टाइप सेकेंड में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन टू जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन। और जब जनरल सॉल्यूशन से क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही हमारे पास दो चीज़ डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखें, इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, मीन्स कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले शुरुआत सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखें क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझेंगे। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हम तो समझ ही लिए, सभी लोग समझ लिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि फॉर्म, देखेंगे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन from the differential equation representing, देखेंगे representing the family of curve
कर्व y इक्वल टू, समझेंगे, y इक्वल टू a साइन x प्लस b वेयर a कॉमा b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए इसको हम लोग समझेंगे। क्या है क्वेश्चन कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a साइन x प्लस बी वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि जो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है वो जनरल इक्वेशन से हमको क्या देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है। जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में हम रखे हैं। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, करते क्या हैं, देखें कि जब जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम जनरल इक्वेशन, तो ध्यान देंगे एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका ये तरीका है कि जब जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे इसका जो वर्किंग रूल है क्या है, यहाँ पे एलिमिनेटिंग, समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही तरीका है कि जब जनरल से डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे एलिमिनेट करते हैं अब हम इस क्वेश्चन से सीखते हैं। सबको 100% हम क्या कर देते हैं, अभी के अभी सिखा देते हैं, ठीक है, कि कैसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कैसे हम एलिमिनेट करने चलना है, तो ध्यान दिया जाए। यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखें कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा गया है, y इक्वल टू a साइन x प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखें कितने हैं, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास हैं a एंड b, मीन्स 2 है, समझेंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं। तो जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, एक समझते रहें कि जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं तो जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया गया है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने के वजह से यह जो रिलेशन, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको इससे ऑब्टेन करना है। तो ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही डेफिनेशन था। तो यहाँ पे ए और बी हमारे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो जो भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। इसका क्या मतलब है कि 100% है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, समझ लेंगे, ठीक है। अब देखें तो एक इक्वेशन तो हमारा गिवन कंडीशन से हो गया, और 2 बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 3। अब देखें एक बार पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू a, और यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, cos लिख देंगे, और यहाँ पे x प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार हम और डिफरेंशिएट करेंगे, सबको पता ही है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगेन समझेंगे,
अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, कॉस का तो माइनस साइन, तो लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड। अब देखें तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 था, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने मिले, 3। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर n है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए कुल कितने इक्वेशन की ज़रूरत होगा, तो n+1 की ज़रूरत होगा। कितना होगा, n+1। कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर n है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन कुल कितने होने चाहिए, n+1 होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 था, तो नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे कितने बन गए, 3 बने, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, जानना चाहिए। अब देखें, अब हमको एलिमिनेट करना है, देखें तीनों के हेल्प से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तीनों के हेल्प से एलिमिनेट करते हैं, तो देखें किसके किसके हेल्प से एलिमिनेट होगा, जरा देखें, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट। तो देखें यहाँ से फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, जरा इसको देखें तो a साइन x प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, तो माइनस वाई। तो यहाँ से कितना हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं आर्बिट्री कांस्टेंट आया नहीं, इसीलिए इसका जो नाम होता है, जब भी फॉर्मेशन की बात आती है, तो जब भी फॉर्मेशन की बात आती है तो देखें, जब जनरल सॉल्यूशन से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, समझेंगे कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं तो क्या काम करते हैं, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो रिलेशन मिलता है वही हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो देखें तो इसका ऑर्डर कितना था, 2 था, इसका ऑर्डर कितना था, 2 था, तो हमारे जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं। तो 100% समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही करना, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, 100% डिफरेंशियल इक्वेशन सबके रगों में घुसा देंगे हम, ठीक है, खून खून में दौड़ेगा ही। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ज़रा देखें कि उसमें कितना मज़ा है। ज़रा देखें, चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखें एक क्वेश्चन लिखा गया, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग representing the family of ellipses, having foci on x-axis, and center at the origin, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है, पहले समझें कि कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फॉर्म करना है, एक तैयार करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, लेकिन किसके हेल्प से, कह रहा है कि फैमिली ऑफ इलिप्सेस, एक इलिप्स की जो फैमिली है, मीन्स एक इलिप्स है, उसका फोकस किस पे, एक्स एक्सिस पे, और सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो सबसे तो पहले हम ये जाने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इलिप्स की बात अगर करें, देखें अगर हम इलिप्स की बात कर ले यहाँ पे, तो यही हमारा इलिप्स होगा, ठीक है, ये हमारा इलिप्स हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर किस पे होता है, ओरिजिन पे होता है, ये हमारा सेंटर हो गया, ओरिजिन पे हो गया, ठीक है।
सेंटर ओरिजिन पे हो गया, जिसको हम सी से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा ओ इलिप्स होगा और इसका फोकस किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, ये इसका क्या है, फोकस है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैमिली ऑफ इलिप्सेस है, एक इलिप्स नहीं है, फैमिली ऑफ इलिप्सेस। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे इलिप्स बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे इलिप्स बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे इसी तरीके से इलिप्स बनेंगे। लेकिन सारे इलिप्स का फोकस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, और सबका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है, अगर इसका इक्वेशन हम लिखें तो इस इलिप्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। क्योंकि इस कंडीशन का, इस इलिप्स का तो कंडीशन नहीं होता है। अब यहाँ पे समझें ए और बी क्या है, ए और बी तो गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट वेयर ए एंड बी आर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो वेयर ए एंड बी आर क्या लिखेंगे, आर्बिट्रेरी क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि भाई फैमिली की बात बोला है, तो ए और बी जैसे रखेंगे वैसे हमको इलिप्स मिलता जाएगा। ठीक है, फैमिली इसका चेंज होता जाएगा, फैमिली मिलता जाएगा, जिसमें विशेषता क्या होगी, सबका फोकस एक्स एक्सिस पे होगा और सेंटर किस पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, जब इसके हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो 2 आर्डर का होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दो ही ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मीन्स हमारा पर्पज़ क्या है, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ से ए और बी को एलिमिनेट करना होगा, किससे, किसके हेल्प से एलिमिनेट करेंगे, तो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगे, उन्हीं तीनों इक्वेशन के हेल्प से क्या करना पड़ेगा, हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मान लें कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। क्या यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, समझेंगे यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो देखें कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखें x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व कर देते हैं। देखें, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, समझेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए एक बार और इसको हम डिफ्रेंशिएट पहले कर देते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा हमको, देखें एक इक्वेशन तो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिला। अब क्या करेंगे, इसको एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, एक बार इसको हम और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिलता है। तो देखें एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें समझेंगे तो हमारा पर्पज़ क्या है, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मीन्स ए और बी को हमको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट करना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखें एक बार हम और अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या एलिमिनेट हो पाएगा, क्या यह एलिमिनेट हो पाएगा कि कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसको हम एलिमिनेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें थोड़ा सा हम सॉल्व अगर कर लें तो नहीं, चलिए सेकेंड, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग की बात करेंगे तो देखें एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें 1 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखें यहाँ पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो y को छोड़े इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई
डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, y को करने जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको छोड़ दिए और y का x के रिस्पेक्ट में वो भी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग देख लें, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी d2 है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का वर्क क्या है, किस तरीके से सोचें, कैसे सोचें, ज़रा देखा जाए, कुछ सोचा जाए तभी तो हो पाएगा। तो देखें, एक इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला। ठीक है, जरा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, हो पूरा डिफ्रेंसिएशन है, पूरा डिफ्रेंसिएशन है। अब इसमें एक एक चीज़ हम नहीं बता रहे हैं कैसे करना है, बस बता रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, बाकी भाई हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। दिस इज इक्वल टू, देखें इसको इधर लेके चलें, देखें इसको जब इधर लेके चलेंगे तो -1 अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, -1 अपान, देखें इसको लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 बाई बी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। समझेंगे, जिसको आप ट्रांसफ़र करेंगे मीन सॉल्व करेंगे तो यही हमको मिलेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास कुल कितने इक्वेशन हो गए, 3 इक्वेशन हो गए। अब इसके हेल्प से ज़रा देखा जाए कि हमको क्या मिल रहा है। ज़रा देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिल सकता है, ज़रा एक बार समझेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें, इक्वेशन फर्स्ट की, तो हमको क्या मिल सकता है, ज़रा देखें। फर्स्ट सॉरी सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट नहीं, क्या चीज़, सेकंड की हम बात करते हैं। तो देखें उससे हम सेकंड से कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो देखें सेकंड से, यहाँ पे फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसकी बातें हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, समझेंगे यहाँ पे माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। देखें इसको ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और इसके साथ y तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, यहाँ पे y तो लगा ही हुआ है, y बाई बी स्क्वायर, देखिए y बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे y बाई बी स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इधर y बाई एक्स, सॉरी यहाँ पे y, देखें y बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बाई y हो जाएगा। समझेंगे, यही ना होगा, यही होगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ से करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। यहाँ से देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम देख लें यहाँ पे, तो इसको, इस y को इधर कर देते हैं, इस y को इधर, तो y बाई एक्स हम यहीं पर रहने देते हैं। देखें y बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखें यहाँ पे समझेंगे कि इक्वेशन नंबर सेकंड से तो इतना हमको मिल गया। हमारा पर्पज़ क्या है कि 3 ही इक्वेशन के हेल्प से एलिमिनेट करना, चौथा इक्वेशन हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 3। देखिए सेकंड के तो हेल्प से इतना कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, माइनस बी बाई ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आज सेकेंड में यही है। तो देखिए यही ना सेकेंड का फॉर्म है, ऐसा नहीं कि अदर इक्वेशन है, इस सेकेंड का ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके और इसके हेल्प से देखें, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के जब इतना हम रख लेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे देयरफॉर समझेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें थोड़ा सा जगह कम है तो इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमको डायग्राम की तो नीड है नहीं, डायग्राम सभी लोग समझ ही लिए हो, ठीक है। तो हमको बस सॉल्व करने का तरीका सिखाना है कि क्या करना है, ठीक है। जब तीनों इक्वेशन लिखेंगे और तीनों के हेल्प से हमको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, और घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एलिमिनेशन में भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से हम एलिमिनेट करें, ठीक है। अब देखें इसके हेल्प से, तो क्या यहाँ पे लिखा गया है, y d2y बाई
डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, देखें यहाँ पे लिख सकते हैं y बाई एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये कहाँ से मिला है, तो सेकेंड से मिला, देख सकते हैं सेकेंड को सॉल्व करके, ठीक है, यह मिल गया है। अब इसके बाद का वर्क हमको क्या करना है, इसी को बस सॉल्व कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, देखें इसको हम क्या करने चल रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। x का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दें तो एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसको इधर कर दें तो डी वाई बाई एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या यहाँ पे है समझेंगे। ऑर्डर की अगर हम बात करें, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, ट्रांसफ़र किया ना इधर तो माइनस होगा। देखें अब यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो जरा देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर का है कि नहीं, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, तो 2 ही थे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यही हमारा वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन हमको दिया गया था। हाँ, यहाँ से अब इस क्वेश्चन से जुड़ी बातें और भी हम बता देते हैं। ये तो ऑर्डर की बातें हम कर लिए कि भैया ऑर्डर तो पहले ही हम लोग डिसाइड था कि ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर तो 2 हो गया, ऑर्डर अगर 2 हो गया, डिग्री की अगर हम बातें कर लें तो डिग्री भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिग्री होगा देख सकते हैं, डिग्री की बातें अगर करें तो डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1। यहाँ पे ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है यहाँ पे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट्स में हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर दोनों डिस्कशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था, कैसे हम एलिमिनेट किए हैं सभी लोग देखे ही हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 था तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना था 3। तो एक बार और समझ लें कि अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे n+1। ये कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो सभी लोग जान भी लें यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, यहाँ पे देखा जाए एक क्वेश्चन हम और बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी हम लोगों को बरतना है। क्या करना है कि जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेशन की बात आती है तो ये नहीं कि घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोच समझ के वर्क करना पड़ता है। और कभी कभी तो थोड़ा सा अगर ध्यान न दे तो टाइम भी लगता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है समझेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखें फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द family of circles touching the x-axis at the origin, देखें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन देखें कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, लेकिन कब कि सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो सबसे तो पहले देखें यहाँ पे डायग्राम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम एक रफ डायग्राम बना के दिखाते हैं कि सर्कल कौन सा है जो एक्स एक्सिस को टच करे, लेकिन कहाँ पे, ओरिजिन पे टच करता। तो देखो एक सर्कल अगर हम बना लें यहाँ पे, ठीक है, और लाइक दिस इस तरीके से बना दे तो देखें ये सर्कल कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है।
तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा, हम दिखाते हैं यहाँ पे। फैमिली ऑफ सर्कल की बात बोला है, लाइक दिस। ये फैमिली हो गई, एक सर्कल, अभी हम एक पर्टिकुलर सर्कल इसमें से देखें एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ से हमारा ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये कौन सा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो देखें तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। देखें यही ना हमारा ओरिजिन है, यहीं पे टच कर रहा है, बाकी कहीं टच नहीं कर रहा है। तो फैमिली की बात बोला है, तो इसमें फैमिली ऑफ सर्कल की बात करें तो लाइक दिस, इस तरीके से सर्कल हम देख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल की बात देख सकते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल की बातें हो गई, तो जरा इसका सेंटर देखेंगे कहाँ पे होगा। ध्यान देंगे कि जब कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता तो उसका सेंटर वाई एक्सिस पे होगा, अगर वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा। तो देखें ये जो सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करा तो इसका सेंटर किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। जब वाई एक्सिस पे होगा तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, मान लें अगर सेंटर को सी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना होगा, 0, ए को हम क्या मान लिए, रेडियस मान लिए। इससे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो टच द एक्स एक्सिस दे दिया गया, एक हो सकता है कि टच द वाई एक्सिस दे दे। मीन्स उसका डायग्राम हमारा अगर टच द वाई एक्सिस की अगर बात करता है तो लाइक दिस, इस तरीके से यह एक्स एक्सिस ए वाई। तो यह सर्कल देखें वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो जब वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। जब इस सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है तो वाई एक्सिस पे इसका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखने की बात आ गई कि इक्वेशन हम कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा, फैमिली ऑफ सर्कल है तो इसका इक्वेशन देख लें तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखें सेंटर एट 0, a एंड रेडियस कितना है, a है, ठीक है। तो सभी लोग पढ़े होंगे, अगर सर्कल का एच के पॉइंट पे सेंटर है और रेडियस कितना है, r है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सभी लोग पढ़े हुए हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इसका इक्वेशन लिखा जाए तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस कितना है हमारा, a है, तो लाइक दिस a स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तब क्या मिलेगा, यहाँ से देखें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2ay इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कंडीशन दिया गया है सर्कल की फैमिली है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो उस केस में इसका इक्वेशन हम लोग ये देखें, यह वह इक्वेशन है जो सर्कल को एक्स एक्सिस पे जो सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो ही बताया ना कि इसके दो इक्वेशन दिए जाते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो कभी वाई एक्सिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना होता है इक्वेशन। बाकी क्लास 11th में इस टाइप के इक्वेशन तो बहुत पढ़े होंगे, सर्कल का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में पढ़े होंगे, ठीक है। हम तो यही भाई कहेंगे कि सभी लोग पढ़े होंगे। अब देखें यहाँ पे देखें कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा। तो देखें यहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो रेडियस यहाँ पे जो रेडियस है या सेंटर देख सकते हैं, ए हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट अभी एक ही है, सिंगल है, तो जो भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलेगा। तो जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन कुल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए एक बार इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग समझेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है जरा समझें, यहाँ से देखें ना 2 2 2 2 2 सब में 2 है तो 2 को हटा दिया जाए, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस a
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, किस तरीके से सोचना है, क्या सोचें, कैसे सोचें, तो कुछ ज़्यादा सोचने की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखें कि यह इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। बोले ना कि दो इक्वेशन। अब हमारा पर्पज़ क्या, इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से, समझेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से आर्बिट्री कांस्टेंट ए को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, कुछ व्यवस्था तो होना चाहिए। तो बहुत शानदार व्यवस्था है। देखो, कुछ सोचने की ज़रूरतें नहीं है यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट का हेल्प लें और फर्स्ट से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्या कर लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। एक तो व्यवस्था ये है, या तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्री हैं, दोनों से जो चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम 100% हम लोग फ्री हैं, जैसे चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 से अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखें, फ्रॉम, समझेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट या तो ऐसे कर सकते हैं, अगर या तो सेकेंड से ही देख लें। अगर सेकेंड से ही देखें तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी वाई बाई डी एक्स, या ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपान कितना लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। ऐसे भी हम काम कर सकते हैं और यही बात उठा के ए की जगह पे रख देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई बोले ना, जैसे चाहो एलिमिनेट करो, एलिमिनेट हमको करना है। चलिए, अब हमको एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब हम ये जो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को मिटा देते हैं। डायग्राम की नीड मुझे नहीं है क्योंकि हमको थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। तो जगह ज़्यादा करने के लिए भाई इस डायग्राम को मिटा दिए, क्वेश्चन को भी देखें मिटाए। तो अब देखें, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ए के जगह पे ये बातें हम लोग रखेंगे। कितना है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपान कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस, अब देखें इसका इसमें करेंगे तो 2xy, समझेंगे, 2xy माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि क्या हमको मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, अब देखें इससे इसको माइनस कर दिया तो माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं ना, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 2xy इक्वल टू 0। देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा। इसमें से कॉमन कितना ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, या यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखें तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया, यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आया, क्या इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो बिल्कुल नहीं है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड का हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या सीखा आज के इस वीडियो में कि सबसे तो पहले जनरल सोल्यूशन के बारे में देखें कि व्हाट इज़ जनरल सोल्यूशन, देन पर्टिकुलर सोल्यूशन, एंड इसके बाद देखें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात किए तो कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को डिस्कस करना था यहाँ पे। जो फर्स्ट टाइप था सभी लोग देखे ही कि यहाँ पे कि जनरल सोल्यूशन से कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, मीन्स जनरल इक्वेशन से कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, ये पहला हम लोग देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं।
तो कैसे बनाते हैं, क्या सभी लोगों ने सीखा कि जब भी जनरल इक्वेशन से जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो सभी लोगों ने क्या सीखा कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, कि आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके बनाना होता है। ठीक है, नंबर 1 बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बातें होता है। अब जब आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है तो कैसे करते हैं, तो देखें कितने इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, सपोज कर ले कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट n है, यहाँ पे ये क्या है n, नंबर ऑफ यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तब n+1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्वेशन। मतलब कि अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होगा, n+1। तो n+1 इक्वेशन के हेल्प से हम आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एक बार और सुन लेंगे कि जब भी जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो इसका मतलब क्या, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जिससे जितना होता है उससे एक अधिक हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, उससे एक अधिक इक्वेशन मीन्स अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो n+1 हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। तो इस n+1 नंबर ऑफ इक्वेशंस के हेल्प से, जो n+1 जो हमारे पास इक्वेशन मिल रहा है, इसके हेल्प से हम आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इससे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया और तीनों में देखे कि यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उससे एक अधिक इक्वेशन बन रहा था, उसी के हेल्प से हम एलिमिनेट कर रहे थे। एलिमिनेट करने के बाद जो रिलेशन मिल रहा था वही हमारा क्या मिल रहा था, वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। और नई बातें क्या सीखे, यहाँ पे नई बातें सीखे कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे उसी के इक्वल जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर होगा। आई बात समझ में। तो कोई कह दे कि एक जनरल सोल्यूशन है, उसमें 5 आर्बिट्री कांस्टेंट है, कितने हैं, 5 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, तो 5 ऑर्डर का मिलेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कह दे कि कितने इक्वेशन मिलेंगे, ये जो 5 है, पाँचों को एलिमिनेट करने के लिए कितने इक्वेशन की ज़रूरत होगी, तो 6 इक्वेशन की ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट से एक अधिक उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। तो 5 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 6 इक्वेशन की नीड होगी, जो 6 इक्वेशन के हेल्प से हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, ज़रूर हमको बताएं। और अभी और सारे क्वेश्चन हम सिखाएंगे कि कैसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। सभी लोग अपना ध्यान दें, पढ़ाई में खूब मन लगाएं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।